हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश कुमार आप सभी लोगों का टैलेंट्स एकेडमी क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सम्मिश्र संख्याएं मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर आपके बीच आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, थोड़ा परिचय करते हैं क्या होती हैं सम्मिश्र संख्याएं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और क्या इनके गुण हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। फ्रेंड्स, सम्मिश्र संख्याओं को जानने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बीजगणितीय समीकरण आप लोग देखिए, जैसे लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो समीकरण लिखे हैं, बीजगणितीय जो इक्वेशन हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन जो लिखे हैं, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन लिखे हैं इनको आप सॉल्व करिए। तो क्या फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो फ्रेंड्स, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी वास्तविक संख्या है या रियल नंबर है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। ये जो तीनों समीकरण हमने लिखा है, क्या इस तरह की कोई यक्स की कोई ऐसी वैल्यू मिल जाएगी वास्तविक संख्याओं में जो इस समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट करे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है वास्तविक संख्याओं में जो रखने पर और उसका स्क्वायर करने पर -4 आए, या उस संख्या का स्क्वायर करने पर -3 आए, या उस संख्या का स्क्वायर करने पर -1 आए। तो फ्रेंड्स, इसी समस्या को हल करने के लिए, कौन सी समस्या, वही समस्या कि हमें कोई ऐसी वास्तविक संख्या मिल ही नहीं रही है जो x की वैल्यू यहाँ पे रखें और स्क्वायर करें और उसका वैल्यू -4, -3 ऐसे बहुत माइनस वाली संख्याएं आ जाएं। मतलब कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर माइनस के साथ कोई भी संख्या आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी समस्या का हल करने के लिए एक गणितज्ञ थे यूलर। यूलर ने एक संख्या से परिचित कराया, संख्या i से परिचित कराया, और i क्या है, i है √-1। मतलब -1 के वर्गमूल को i मानकर इस समस्या का समाधान गणितज्ञ यूलर ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी समस्या कि ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं होती हैं, वास्तविक संख्याएं ऐसी नहीं होती हैं जिनका स्क्वायर करने पर माइनस वाली संख्याएं आए। ठीक है फ्रेंड्स, शायद यहाँ अगर 4 होता, +4 होता तो x का मान +2 या -2 आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऋण है तो किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर माइनस निगेटिव नंबर नहीं आता। किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर करने पर हमेशा धनात्मक संख्या आता है, इसलिए ये समीकरण वास्तविक संख्याओं से संतुष्ट नहीं होंगे। और इस समस्या का हल करने के लिए ये जो यूलर साहब हैं, इन्होंने एक संख्या से परिचित कराया, वो संख्या i। ठीक है फ्रेंड्स, i का ये i जो है आयोटा
IOTA, आयोटा, आयोटा से आई लिया गया है, ठीक है। और इसका मान आई का मान जो होता है -1 है, और यह एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। कहने का मतलब यह है कि हमें वास्तविक संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर प्राप्त हो। इस समस्या का हल करने के लिए यूलर साहब ने एक संख्या से परिचित कराया। वो संख्या है आई। आई का मान होता है -√1, और यह एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जो मानी गई है, मतलब कल्पना मात्र है बस, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम समझते हैं कि आप इस चीज़ को मैंने जो बताया समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई को आयोटा कहते हैं। आई को आयोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोटा। शॉर्ट में आई लिख देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सम्मिश्र संख्याओं की। अब किसकी? अब ये चर्चा हो गई है, अब हम सम्मिश्र संख्याओं की बात कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब क्या होते हैं सम्मिश्र संख्याएं? मान लीजिए कि दो वास्तविक संख्याएं हैं। दो वास्तविक संख्याएं मान लेते हैं x और y, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इनको हम ऐसे लिख दें x + i y, ये i क्या है? वही आयोटा है जिसका परिचय हमको किसने कराया था? यूलर साहब ने कराया था। तो इसी संख्या को अगर ऐसे लिख दे, दो वास्तविक संख्याएं हैं, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है फ्रेंड्स? संख्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप हमारे पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। उसमें हमने सभी संख्याओं के बारे में, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, सबको बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो x और y दो वास्तविक संख्या हैं, तो इसी को कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। क्या कहा जाता है? सम्मिश्र संख्या। ये जो बनेगा हमारा, ये सम्मिश्र संख्या है, और इसको हमेशा z से लिखा जाता है। सम्मिश्र संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? z से। क्लियर है? दो संख्याएं x और y ऐसी हों कि वो दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, और उनसे अगर इस तरह का लिख दिया जाए, x + y के रूप में उनको लिख दिया जाए, तो वो संख्या एक सम्मिश्र संख्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है? और i क्या है? आयोटा है। i का मान √-1। क्लियर है? चलिए, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखेंगे कि ये एक क्या हो गई? सम्मिश्र संख्या हो गई। तो जो x है इसको कहा जाता है, x को z का, मतलब सम्मिश्र संख्या का z क्या है? सम्मिश्र संख्या है। z का वास्तविक भाग कहा जाता है, रियल पार्ट, वास्तविक भाग। जो पहला है ये x, इसको सम्मिश्र संख्या z का रियल पार्ट कहा जाता है। रियल मतलब इसमें आई नहीं लगा है ना, इसलिए रियल पार्ट इसको कहा जा रहा है। और y को क्या कहा जाता है? y को z का काल्पनिक भाग कहा जाता है। काल्पनिक भाग कहा जाता है। काल्पनिक भाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आई लगा हुआ है y के साथ, इसलिए इसको काल्पनिक भाग कहा जाता है। और वास्तविक भाग को रियल ऑफ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। जो रियल पार्ट है, मतलब वास्तविक भाग है, उसको लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ z। और जो काल्पनिक पार्ट है उसको लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है? तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z ये x हो गया और ये y हो गया। कन्फर्म है? चलिए फ्रेंड्स, तो हमने जान लिया वास्तविक संख्याएं हैं x और y,
उनको लिख दिया जाए x प्लस आई वाई, तो वो एक समिश्र संख्या होगी। और किससे डिनोट करेंगे? z से। तो इसमें z में x को वास्तविक भाग कहेंगे और y को काल्पनिक भाग कहेंगे। वास्तविक भाग को मतलब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x, जिसमें i नहीं लगा रहेगा उसको रियल पार्ट ऑफ z मतलब वास्तविक भाग कहेंगे, जिसमें वो i लगा रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे समिश्र संख्या z का। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं। अब इसकी बात थोड़ा सा हम कर लें। अगर इसमें x बराबर 0 हो जाए, जो हमें समिश्र संख्या दी है x बराबर 0 हो जाए, तो z बराबर क्या हो जाएगा? आई वाई। तो यह एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या कही जाएगी। अगर केवल यही आई वाला पार्ट बचा रहे तो शुद्ध काल्पनिक संख्या कहा जाता है। अगर इसमें y बराबर 0 हो जाए तो z बचेगा x, मतलब तब इसको कहा जाएगा यह एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स? कहने का मतलब जो समिश्र संख्या दी गई है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो केवल वास्तविक भाग बचेगा, तो इसको शुद्ध वास्तविक संख्या कहा जाएगा। अगर x 0 हो जाए तो शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, दो समिश्र संख्याएं अगर दी हैं, एक है z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1, एक है z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2। ये दो समिश्र संख्याएं हैं, दो समिश्र संख्याएं, ये दो समिश्र संख्याएं हैं। तो इनका योग मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों समान कब होंगे? z1 बराबर z2 कब होगा? z1 बराबर z2 तभी होगा जब x1 बराबर x2 हो जाए और y1 बराबर y2 हो जाए, तब इसको कहेंगे कि दोनों संख्याएं समान हैं। ठीक है फ्रेंड्स? दो समिश्र संख्याएं तब बराबर कही जाएंगी जब उनके दोनों के रियल पार्ट आपस में बराबर हों और दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हों, तब उसको कहा जाएगा कि दोनों संख्याएं समान हैं। ठीक है? इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याएं हैं, क्या कौन सी संख्याएं हैं? समिश्र संख्याएं हैं। उनको बराबर मतलब समान कब कहोगे? जब पहली संख्या का जो वास्तविक भाग है दूसरी संख्या के वास्तविक भाग के बराबर हो। उसके साथ साथ पहली संख्या का जो काल्पनिक भाग है दूसरी संख्या के काल्पनिक भाग के बराबर है, तो दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे? बराबर है या समान है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए तो आगे हम बात करते हैं दो समिश्र संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास है z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1। क्लियर है? और हमारे पास एक दूसरी संख्या है z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2। हमें क्या निकालना है? z1 प्लस z2, मतलब क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अब जब इसको लिखेंगे तो ये दोनों तो वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें आई नहीं रहता है, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक भाग होता है।
तो ये दोनों x एक साथ कर लो, x1 प्लस x2, इन दोनों को एक साथ कर लो। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, ये i y1 प्लस i y2 ये दोनों बचे हैं अभी, तो इसको कैसे लिख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस i कॉमन है y1 प्लस y2। तो फ्रेंड्स दो समिश्र संख्याओं को जोड़ना है तो क्या करोगे आप, दो समिश्र संख्याओं को ऐड करना है तो उनके रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर सकते हो और i उसमें लगा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? हम पढ़ेंगे, हमने योग देख लिया तो हम पढ़ेंगे समिश्र संख्याओं के योग प्रगुण, योग प्रगुण। ठीक है फ्रेंड्स, समिश्र संख्याओं के योग के प्रगुण पढ़ेंगे। कहने का मतलब जब समिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज वो फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दो समिश्र संख्याओं को, तीन समिश्र संख्याओं को जोड़ोगे तो उनके क्या गुण होते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या है फ्रेंड्स कि इसमें पहला प्रॉपर्टी ये है, नियम है, संबरक लॉ या क्लोजर लॉ कहेंगे इसको। संबरक लॉ मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, दो समिश्र संख्याओं को जब जोड़ोगे तो जो आने वाली संख्या है जोड़ने पर वो भी समिश्र संख्या होती है। संबरक नियम ये कहता है, संबरक नियम ये कहता है, मतलब क्लोजर लॉ ये कहता है कि दो समिश्र संख्याओं का योग भी एक समिश्र संख्या होती है। दो समिश्र संख्याओं का योग भी एक समिश्र संख्या होती है, एक समिश्र संख्या होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये प्रॉपर्टी है लेकिन इसको हमें सिद्ध करना पड़ेगा। मान लीजिए दो समिश्र संख्याएं, एक z1 है x1 प्लस i_y1, एक है z2 इक्वल टू x2 प्लस i_y2। इनको हम जोड़ेंगे और जोड़कर देखेंगे क्या तीसरी संख्या भी एक समिश्र संख्या आती है। मतलब अगर ये नियम फॉलो करेगा तो समझ लीजिए कि ये क्लोजर लॉ उसमें लागू हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जोड़ते हैं। z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1। फ्रेंड्स अभी हमने z1 और z2 को जोड़ा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो x1 प्लस i_y1 इसमें जोड़ेंगे x2 प्लस i_y2। तो फ्रेंड्स ये और ये मिलकर हो गया x1 प्लस x2। क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं को आप जोड़ सकते हो, प्लस i_y1 प्लस y2 हमने ऊपर भी ऐड किया है। तो ये जो संख्या है क्या है, समिश्र संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो पार्ट है दो वास्तविक संख्याओं का योग भी वास्तविक संख्या होती है, यहाँ भी वास्तविक संख्याएं हैं। दो वास्तविक संख्याएं अगर x प्लस i_y के रूप में लिखी हैं तो वो क्या होती है, समिश्र संख्या है। तो ये एक समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं और उनको x प्लस i_y के रूप में लिख दिया गया है। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रूल है, समिश्र संख्या संबरक लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा जो रूल है क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करती हैं समिश्र संख्याएं,
जैसे अगर आपके पास Z1 प्लस Z2 दो संख्याएं हैं तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये Z2 प्लस Z1 हो जाएंगी। कहने का मतलब जो Z1 प्लस Z2 का मान होगा वही Z2 प्लस Z1 का मान होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। Z1 और Z2 को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आए हैं, क्लियर है। तो Z1 और Z2 को जब जोड़ते हैं तो x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में आता है और दूसरे में आता है y1 प्लस y2, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्याओं में कॉम्यूटेटिव लॉ लागू होता है, क्लियर है ना। ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, इसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस x1 और i इसी तरह इसको भी y2 प्लस y1, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, x2 हम इसको x2 प्लस x1 प्लस y2 प्लस y1। तो फ्रेंड्स हम x2 के साथ ये लिखते हैं, तो x2 प्लस y2 प्लस x1 प्लस y1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, ये होगा Z2 और ये क्या हो गया Z1। कहने का मतलब Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, क्लोजर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। ये हमारी समिश्र संख्याएं जो होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मतलब साहचर्य नियम, साहचर्य नियम को भी फॉलो करते हैं। कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। साहचर्य नियम क्या है कि अगर तीन समिश्र संख्याएं हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीन समिश्र संख्याएं हैं Z1 Z2 Z3, तो इनको जब जोड़ेंगे तो लास्ट वाली दो को एक साथ लेकर जोड़े तीसरी में, पहली को लास्ट दोनों के साथ जोड़ें, चाहे पहली दो को साथ जोड़कर तीसरी में जोड़ें तो सेम आएगी फ्रेंड्स। तो ये फॉलो करता है, बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आ जाएगा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो समिश्र संख्याएं होती है, वो साहचर्य नियम का पालन करती हैं, क्लियर। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब एक ऐसी संख्या मिल जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसको जोड़ने पर वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z है हमारा x प्लस IY, तो हमको एक संख्या मिलेगी 0 प्लस 0i। ये एक ऐसी संख्या है जो इसमें जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस IY। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर में योगात्मक तत्समक एग्जिस्ट करता है, मतलब रहता है। तो योगात्मक तत्समक क्या है, यही है। जो 0 है ये समिश्र संख्याओं का योगात्मक तत्समक है। योगात्मक तत्समक, समिश्र संख्या का योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 प्लस 0y तत्समक। 0 को योगात्मक तत्समक कहा जाता है, मतलब किसी भी समिश्र संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम दूसरी बात करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, सॉरी इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक ये है। फिर आता है एक एडिटिव इनवर्स।
योगात्मक तत्समक क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? 0। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, किसी भी समिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमको समिश्र संख्या के लिए मिल जाएगा। जैसे हमारे पास z = x प्लस आई वाई है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम मतलब एक ऐसी समिश्र संख्या खोजना है जिसको इसमें गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा -x -iy। ये जो संख्या है इसमें अगर इसको जोड़ोगे तो आएगा क्या? 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो योगात्मक इसी को कहा जाता है योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है फ्रेंड्स, किसी समिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -x -iy। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो इसमें जोड़ने पर वो संख्या 0 हो जाए तो उसको योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। तो ये है क्या है? योगात्मक प्रतिलोम। किसका? योगात्मक प्रतिलोम है किस संख्या का? x प्लस आई वाई का। x प्लस आई वाई का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -x -iy। ठीक है, क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा समिश्र संख्याओं का योग, और योग से संबंधित उसके जो गुण होते हैं हमने उसको डिफाइन किया है। कहने का मतलब जो समिश्र संख्याएं होती है संबरक नियम का पालन करती हैं। संबरक नियम क्या है? दो संख्याओं का योग। ये योग की प्रॉपर्टी है, समिश्र संख्याओं के योग की प्रॉपर्टी है, गुण है। क्या क्या गुण है? कि दो समिश्र संख्याएं अगर हैं तो उनका योग भी एक समिश्र संख्या होता है। क्लियर है? पहली हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो संख्याओं का जो योग होता है वो क्रम विनिमेय होता है, मतलब चाहे पहले इसको जोड़ो चाहे पहले इसको करके जोड़ो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, आंसर सेम आएगा। फिर तीसरा नियम है कि तीन समिश्र संख्याएं हैं तो पहली में दूसरी और तीसरी का योग करेंगे जो आएगा, दूसरी पहले और दूसरे के योग में तीसरे को ऐड करेंगे जो आएगा वो सेम होगा। यही है साहचर्य नियम। और चौथा है कि योगात्मक तत्समक, किसी भी समिश्र संख्या का योगात्मक तत्समक 0 + 0y होता है। फिर हमने बताया था योगात्मक प्रतिलोम, किसी भी समिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसको माइनस के साथ लिख दीजिए। x + iy है तो -x -iy उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। क्लियर है? चलिए अच्छा, योग में हम एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 + 3i है, ठीक है, हमें ऐड करना है उसमें 5 + 2i। तो कैसे ऐड करेंगे? हमने बताया कि z1 और z2 दो हैं, x1 + iy1, z2 है x2 + iy2। इसको ऐड करना है तो हमने बताया था कि इसको इसके साथ ऐड करिए, x1 + x2, मतलब जो वास्तविक संख्या है बिना i वाला जो है उसको उसके साथ ऐड करिए, प्लस i वाले को एक साथ, i1 + y2। क्लियर है? तो यही हो जाता है z1 + z2। क्लियर है? उसी तरह ये दिया है, मान लो दो संख्याएं z1 है ये z2 है, आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो z1 + z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए जैसे इसको इससे किए हैं यहाँ पे, उसके करेंगे इसको इससे, मतलब 7 हो गया, प्लस 3 2 5 आई, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अब हम अंतर देख लेते हैं थोड़ा सा। दो समिश्र संख्याओं का अंतर, अभी तक तो हम योग देखे थे, अब अंतर देखेंगे किसका? समिश्र संख्याओं का अंतर मतलब घटाना। मान लीजिए एक z1 है x + iy, एक है z2 x1 + y1। ठीक है, z2 क्या है? x2 + iy2। हमें घटाना है, z1 - z2 करना है। चलिए करते हैं, x1 + iy1,
ठीक है, ये एक पहली हो गई -x2 प्लस i/2। क्लियर है। चलिए अब कैसे इसको घटाएंगे, सिंपल सी बात है, इसको इससे घटाओ और इसको इससे घटाओ, तो x1 माइनस x2 और दूसरे में हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2। इस तरह से घटाना होता है। क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 प्लस i है और दूसरा है 2 प्लस 3i। क्लियर है। यहाँ हम 7i लिख देते हैं। इसको घटाना है, जब घटाना है तो इसमें से इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा, 5 में 2 गए 3 प्लस 7 में 3 गए 4i। यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लिखेंगे गुणनफल किसका, समिश्र संख्याओं का। मान लीजिए दो संख्या आपके पास है, एक है z1 x1 प्लस i y1, एक है आपके पास z2 x2 प्लस i y2। गुणा करना है आपको, z1 इंटू z2 करना है, तो क्या करेंगे x1 प्लस i y1 पहले लिखिए और इधर लिखेंगे x2 प्लस i y2, दोनों का मान रखेंगे। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, इसका पहले इसमें जैसे गुणा किया जाता है x1 x2, फिर इसी का गुणा इसमें करिए प्लस i x1 y2। ठीक है। अब फिर इसका गुणा इसमें करिए i y1 x2, फिर इसका गुणा जब इसमें करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, i स्क्वायर i गुणे i स्क्वायर y1 y2। फ्रेंड्स एक चीज़ हमें आपको बताना है, यहाँ पे अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो i इक्वल टू क्या डिफाइन किया गया था, i इक्वल टू √-1। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो i स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर जब स्क्वायर करोगे रूट खत्म हो जाएगा, -1। कहने का मतलब i स्क्वायर का मान -1 आएगा यहाँ पे। तो क्या हो गया x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i y1 x2 माइनस इसका मान माइनस आ गया -1, तो y1 y2। अब ये दोनों देखिए इसमें i नहीं है तो इसको एक साथ कर लो, x1 x2 माइनस y1 y2। क्लियर है। फिर प्लस ये दोनों i के साथ हैं तो i x1 y2 प्लस y1 x2। क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स दो संख्याओं का गुणा हो गया, ऐसे ही गुणा किया जाता है। ठीक है। गुणा के प्रगुण किसके, समिश्र संख्याओं के गुणा के प्रगुण देखना है हमको। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात यह है कि समिश्र संख्या जो है समवर्ग नियम का पालन करती है। पहला जो है समवर्ग नियम होता है, इसको करके आप लोग देखिएगा, समवर्ग नियम इसमें लगता है। समवर्ग नियम क्या है, अगर z1 एक संख्या है, z2 दूसरी समिश्र संख्या है, तो इसको जब गुणा करोगे z1 z2 जब करोगे तो ये भी एक समिश्र संख्या होगी। क्या होगी, समिश्र संख्या होगी। अभी हमने गुणा किया था तो उसमें देखिए रियल पार्ट एक तरफ था, आई वाला पार्ट एक तरफ था, तो इसका मतलब वो समिश्र संख्या थी। तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इसमें जो है समिश्र संख्या क्रम विनिमेय होता है। समिश्र संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। ये सब आप हल करके देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। समिश्र संख्या का गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, z1 z2 बराबर होगा z2 z1, मतलब क्रम चाहे जैसे कर दो आंसर वही आएगा। z2 z1 चाहे z1
पहले लिखो चाहे बाद में, उससे मतलब नहीं है। तीसरा नियम ये है कि ये साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम क्या है फ्रेंड्स? साहचर्य नियम इसमें लागू होता है, किसमें? समिश्र संख्याओं के गुणा में साहचर्य नियम लागू होता है। इसका मतलब है 3 संख्याएं हैं Z1, Z2, Z3, इनको ऐसे हम गुणा कर रहे हैं तो आएगा Z1, Z2, Z3। ये है साहचर्य नियम, समिश्र संख्याओं के गुणा का साहचर्य नियम। चौथा प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ये जो है गुणात्मक तत्समक इसमें होता है। गुणात्मक तत्समक मिल जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में। कोई संख्या समिश्र संख्या है, मान लो z बराबर x प्लस आई, वह तत्समक क्या है? 0 प्लस आई वाई, नो सॉरी 1 प्लस 0 आई जो है x प्लस आई वाई का गुणात्मक तत्समक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फिर उसके बाद इसमें गुणात्मक प्रतिलोम भी एग्जिस्ट करता है। हर एक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कोई भी समिश्र संख्या है उसके लिए एक संख्या ऐसी मिल जाएगी जिसको उसमें गुणा करने पर वो संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मान लीजिए है तुम्हारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा फ्रेंड्स? ये संख्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। कहने का मतलब इसमें अगर इससे गुणा कर दोगे तो उत्तर जो है तुम्हारा 1 आएगा। चाहे गुणा करके देख लीजिएगा, गुणा करेंगे तो उत्तर 1 आएगा। तो किसी समिश्र संख्या के साथ ऐसी एक संख्या मिल जाएगी जिसका गुणा करने पर उस संख्या में 1 मिल जाए, तो उस संख्या को दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग जान गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे, ये बंटन नियम का भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। समिश्र संख्याओं का गुणनफल बंटन नियम को फॉलो करता है। बंटन नियम क्या है कि अगर 3 समिश्र संख्याएं हैं Z1, Z2, Z3, वो इस प्रकार हैं Z1 गुणे Z2 प्लस Z3, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ये है बंटन नियम या वितरक नियम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कहने का मतलब ये जो गुणा है दोनों में गुणा हो जाता है, Z1 Z2 फिर Z1 Z3, एक बार इसमें गुणा होगा एक बार इसमें, तो ये हो जाएगा। तो ये नियम को फॉलो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमने देख लिया है कि गुणा के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने इसको पढ़ लिया है। तो अब फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे भाग। समिश्र संख्याओं का अगर भाग करें तो क्या होगा? 2 समिश्र संख्याएं अगर भाग करें तो, जैसे Z1 1 है और भागे Z2 है, तो क्या लिखेंगे? Z1 अपान Z2। इसी को लिख देंगे Z1 इंटू 1 बाई Z2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भाग का नियम है। 2 समिश्र संख्याएं हैं, अगर उनको भाग देना है तो ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा अब बात कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर बात कर लेते हैं, फिर जिससे कि अगले जो हमारा पार्ट आएगा इससे संबंधित उसमें क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने देखा कि आई क्या है? आयोटा। आयोटा मीन्स आई क्या है? -1 का वर्गमूल। क्लियर है? तो अगर आई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -1। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? आई स्क्वायर क्या आएगा? -1। उसी तरह I3 निकालिए, आई पावर 3 निकालिए, बताइए आई पावर 3 क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई करेंगे तब आई पावर 3 आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर का मान -1 है। देखिए सबसे पहले देख लीजिए ध्यान से, आई का मान √-1 होता है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का मान क्या आएगा -1। फिर आई क्यूब का मान अगर निकालना है तो आई स्क्वायर गुणे आई लिखेंगे तब तो आई क्यूब हो जाता है ना, दोनों को गुणा करो तो आई क्यूब हो जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स करते हैं तो एक्स क्यूब होता है ना, उसी प्रकार आई क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस आई, तो आई स्क्वायर का मान देखिए -1 है और यहाँ पे गुणे आई है, तो इसका मतलब क्या है माइनस आई क्यूब का मान माइनस आई। उसी तरह फ्रेंड्स आई पावर 4 का मान निकालेंगे तो इसका मान होगा आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर का मान -1, देखिए आई स्क्वायर -1 फिर आई स्क्वायर का -1 तो कितना है +1, -1 +1, क्लियर है ना। फिर इसी तरह फ्रेंड्स आई पावर 5 निकालिए, तो आई पावर 5 निकालने के लिए आई पावर 4 करके गुणे आई कर दो तो आई पावर 5 हो जाएगा। फिर इसको आई पावर 4 का मान क्या होता है 1 गुणे आई बराबर आई, क्लियर है ना। उसी प्रकार आई पावर 6 निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलिए आई पावर 4 गुणे आई पावर 2, तो आई पावर 4 का मान क्या होता है 1, आई पावर 2 का मान -1, तो हो जाएगा -1, क्लियर है ना। आई पावर 7 निकालेंगे तो इसी तरह से निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों ने समिश्र संख्याओं से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया होगा और आप लोग इसका रिवीजन करिएगा। अगले पार्ट में हम समिश्र संख्याओं से जुड़े हुए सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।